2024 के लिए चौथे चरण का मतदान इस समय चल रहा है और इसी सवाल को हर कोई पूछ रहा है कि चुनावी परीक्षा में कौन पास हो रहा है, कौन फेल, बहुमत के कौन पास है और कौन दूर। जफर इस्लाम बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता दीपक झा हमारे साथ हैं, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हैं और साथ ही धीरेन्द्र कुमार भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जो एलजेपीआर के प्रवक्ता हैं। इन तमाम खास मेहमानों का हम रुख करें और साथ ही देश के सबसे बड़े सूबे और सबसे ज्यादा लोकसभा सीट देने वाले उत्तर प्रदेश में सियासत का ऊंट किस करवट बैठ रहा है, इस पर बात करें। उससे पहले जरा यह बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है कि विपक्ष के कई नेता पाकिस्तान की बात करते हैं और अगर उन्हें पाकिस्तान इतना अच्छा लगता है तो वो पाकिस्तान चले जाएं। वहीं इसका जवाब दिया है उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने, जिन्होंने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। क्या कहा है दोनों नेताओं ने, पहले वो सुन लीजिए और फिर खास मेहमानों का रुख करेंगे। तो लोग पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, उनको बोलो वही हाल कर देंगे जो हाल महाराज सुहेलदेव ने सालार मसूद का किया था। उनको बोलो कि उस भिखमंगे पाकिस्तान का नारा लगाते हो तो जाओ वहां जाके भूखों मरो, भारत के ऊपर बोझ मत बनो। 3 डीएम 3 एसपीओ को लखनऊ से मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश गए हैं कि जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बूथ तक न पहुंच पाए, मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं और साथ में चुनाव आयोग को भी अपील करता हूं कि चुनाव आयोग ये देखे कि सब वोट डालने जाएं और अपने कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि कोई भी रास्ता अपनाएं और वोट डाल के आए। तो सुना आपने उत्तर प्रदेश के दो बड़े नेताओं ने क्या कुछ कहा है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जफर इस्लाम, सबसे पहले तो मैं आपका रुख कर लेता हूं, ये पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है इलेक्शन के अंदर? पाकिस्तान का मुद्दा ही क्या है? 75 साल पहले वो अलग हो चुके, उन्हें जाने दीजिए, उनके हाल पर छोड़िए। बार बार भारत के चुनाव के अंदर पाकिस्तान का क्या लेना देना जो अपने यहां पर ढंग से चुनाव नहीं करा पाते हैं? देखिए, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं, उन्होंने किसी कॉन्टेक्स्ट में बोला है। पाकिस्तान का वाकई कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान को थोड़ी बोल रहे हैं। जो लोग पाकिस्तान के हिमायती और हितैषी बनते हैं उनके बारे में बोल रहे हैं। तो इसको आप उस दूसरे नज़रिए से मत देखिए, उसको इस नज़रिए से देखिए कि जो लोग उसकी वाहवाही करते हैं और उसकी बात करते हैं, उनके लिए, जो नहीं करते उनके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। इससे बात उसको जबर आप अपनी बात पूरी करें उससे पहले मैं जरा तस्वीरें दिखा देता हूं दर्शकों को। ये पटना साहिब की तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जो सेवा है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लंगर के अंदर भोजन परोसते हुए, प्रसाद परोसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा जा सकता है। साथ ही उनके माथे पर जो है वो केसरिया पग है, जो कि सिखों के लिए उनके पंथ का एक बहुत पवित्र जो पहनावा है वो होती है और पग जो है उसका मान रखा जाता है। तो यहां पग धारण किए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और साथ ही वो प्रसाद के लंगर के अंदर प्रसाद का वितरण करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री इस तरीके से गुरुद्वारे के अंदर सेवा करते हुए लोगों से मिलते जुलते और इस तरीके के पहनावे में नजर आए हों। लेकिन पटना साहिब सिखों के लिए बहुत पवित्र गुरुद्वारा है और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवा कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें बिहार की तस्वीरें हैं, पटना साहिब की तस्वीरें हैं और पटना के चुनाव प्रचार के अंदर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, लेकिन साथ ही वो पहुंचे पटना साहिब के अंदर। वहां पर उन्होंने अरदास भी की और साथ ही लंगर के अंदर प्रसाद वितरण भी करते हुए जब नजर आ रहे हैं। ये उसकी तस्वीरें हैं। तो बिहार के चुनाव प्रचार मैदान के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन साथ ही पहुंचे पटना साहिब। सिखों के लिए बड़ा पवित्र तीर्थ स्थल है पटना साहिब और पटना साहिब के अंदर अरदास और दर्शन के साथ साथ वहां पर उन्होंने लंगर सेवा के अंदर प्रसाद वितरण भी किया। ये उस समय की तस्वीरें हैं और लोग वहां पर बैठे हुए हैं। गुरुद्वारों के अंदर लंगर की व्यवस्था होती है जिसके अंदर हर छोटा बड़ा इस तरीके से साथ बैठकर भोजन करता है और साथ ही बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें लंगर के अंदर प्रसाद ग्रहण करने का और प्रसाद वितरण करने का, इस तरीके से प्रसाद देने का भी मौका मिलता है। और ये सिख पंथ के लिए एक बड़ी पवित्र परंपरा है जहां पर उसका निर्वहन करते हुए यहां प्रधानमंत्री मोदी भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें बिहार के पटना साहिब की तस्वीरें हैं। पवित्र तीर्थ स्थल है सिखों के लिहाज से और केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सिख यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, अरदास के लिए पहुँचते हैं।
तो चलिए इन तस्वीरों के साथ साथ एक बार फिर रुख करते हैं, बहस पर लौटते हैं और घनश्याम तिवारी मैं आपका रुख करता हूं। अब से कुछ देर पहले हमने अखिलेश यादव की बाइट सुनवाई। हर बार जब भी चुनाव के अंदर ऐसी कोई स्थिति होती है, चुनाव के नतीजों को अक्सर जो है वो फिर धांधली के आरोपों में बदलने की कोशिश होती है। अभी तो चुनाव चल रहा है ना, आपको जो शिकायत करनी है आप चुनाव आयोग से शिकायत कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से सीधे सीधे आरोप लगाना कि अगर वोट नहीं पड़ रहे हैं, रोका जा रहा है, धांधली की जा रही है, अधिकारी जो है बेईमानी कर रहे हैं, ये चुनाव व्यवस्था पर सवाल क्यों? घनश्याम तिवारी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। देश की जनता ये मानने लगी है प्रणव कि धांधली भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी के भाषणों में दिखाई दे या फिर सूरत और इंदौर के इनके फॉर्मूले में दिखाई दे या उत्तर प्रदेश में अलग अलग बूथों में पुलिस, जो कि संभल में मीडिया नहीं दिखाया, पुलिस द्वारा लोगों को जो वोट डालने जा रहे हैं उनके पहचान पत्र फाड़ करके उनको पीटने में दिखाई दे, या फिर मोल्टिक्स के राघव घनश्याम तिवारी, लेकिन अगर डिंपल यादव जीतती हैं चुनाव, अगर अखिलेश यादव चुनाव जीतते हैं, तो फिर उन चुनावों में धांधली क्यों नहीं हुई? अगर बीजेपी को करना ही है धांधली तो उन चुनावों में भी करे, क्यों नहीं की? क्योंकि जनता की ताकत बीजेपी की धांधली की ताकत से बहुत बड़ी है। बीजेपी तो नहीं चाहती थी कि चंदा लो धंधा लो का मॉडल जनता को पता चले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चलते इलेक्टोरल बॉन्ड का भंडाफोड़ हुआ और पता चला कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से 13,000 करोड़ जो है कमीशन ने बटोरे हैं। बीजेपी नहीं चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकले। यानी जनता की ताकत जो है वो केवल समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं की सीट पर ही नजर आती है, नहीं ये कहना चाह रहे हैं आप? पूरे देश में नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि करोड़ों रुपए के शानो शौकत से रहने वाले देश के प्रधानमंत्री के फोटो विजुअल्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जनता की ताकत से डरे हुए हैं, जानते हैं कि जनता ने इनकी सरकार को उखाड़ फेंका है। तो ये जो आपको लगता है कि आप झूठ पे झूठ बोल करके, फोटो ऑप्स करके जनता का मन लुभा लेंगे, उनके देखिए घनश्याम तिवारी, झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है, किसके दावे ज्यादा मजबूत हैं, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन जफर इस्लाम, हर बार ये आरोप लगते हैं कि सत्ता का इस्तेमाल किया जा रहा है, एजेंसीज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे बाहुबल के साथ में बीजेपी ये चुनाव लड़ रही है जिसमें विपक्ष को जो है रोका जा रहा है चुनाव करने से और चुनाव लड़ने से। देखिए ये सब बातें जो है फजूल की बातें हैं। जब हारते हैं तो कुछ और बात करते हैं, जीतते हैं तो कुछ और बात करते हैं। पहले ईवीएम पे ठेकरा, फिर इस तरह के सिक्योरिटी फोर्सेस पे ठेकरा, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन पे ठेकरा, फिर ईसीआई पे ठेकरा, ये उनकी आदत सी बन गई है। आप जरा ऐसे ही देख लीजिए, कर्नाटका में जीते तो क्या बोले, सुप्रीम कोर्ट से इनके फेवर में रिजल्ट आ जाए, जजमेंट आए तो बहुत अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में इनके फेवर में आए। चलिए जफर इस्लाम, आज चौथे चरण का मतदान इस समय हो रहा है और अगर सीटों के लिहाज से बात की जाए तो जो 370 का बीजेपी का आंकड़ा आपने कहा था, आज उससे ज्यादा सीटों पर अब तक मतदान हो जाएगा आज शाम तक। तो जरा आंकड़ों की बात कर लेते हैं। आप क्या अब भी अपने उस आंकड़े पर कायम है, बीजेपी अपने उस आंकड़े पर कायम है या कुछ करेक्शन करना चाहते हैं? क्योंकि इस बाइट का बाद में इस्तेमाल करूंगा मैं। देखिए बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, शौक से इस्तेमाल कीजिए। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण को मिला के हम 190 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, ऐसे हमारा एस्टिमेशन है। और आज के दिन में हमको लगता है कि हम 250 के आंकड़े 250 और 60 के बीच में रहेंगे इस चौथे चरण के बाद। और पांचवें चरण, छठे चरण, साथ में हमें वहां से भी 100 से ज्यादा यूपी की सीट बताइए। उसके बाद आपके जो 78 से 80। 78 से 80। चलिए घनश्याम तिवारी, आपका आंकड़ा, आप कह रहे हैं कि सरकार बनने जा रही है यूपी के अंदर, ये जो दो लड़कों की टीम है कितनी सीटें लेकर आ रही है? उत्तर प्रदेश ही देश की नई सरकार बनाएगा, देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा और देश में युवाओं की आवाज बुलंद करने वाले मंत्री मिलेंगे। नहीं घनश्याम जी, आंकड़े पे बात करिए ना, चुनाव तो बहुमत ही होता है, आंकड़ा ही होता है सब कुछ। हाँ, तो ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी 30-40 सीट में उत्तर प्रदेश में निपट जाएगी। योगी आदित्यनाथ जी को रिजाइन करना पड़ेगा और मोदी जी तो वैसे ही रिटायर हो चुके होंगे, तो अब अगले चुनाव अमित शाह बनाम इंडिया गठबंधन होने वाले हैं। चलिए 30 सीटें उनकी हैं, यानी 50 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जीत रही है, ये कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं कि यहाँ 80 सीटों का दावा करने वाले लोग 50 सीटें उत्तर प्रदेश में हार रहे हैं, सीधे तौर पर हार रहे हैं। चलिए दीपक झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, सीधे सीधे हम आंकड़ों पर बात करेंगे। कोई भी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, अगर कोई भी फॉर्मुलेशन आप करेंगे तो कांग्रेस को अपने दम पे कम से कम 135-140 सीट जीतनी पड़ेंगी। इतना कॉन्फिडेंस है आपको कि 135-140 सीटें कांग्रेस जीत सकती है? क्योंकि 328 अपने करियर के अब तक के सबसे लोएस्ट आंकड़े पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है इस समय।
देखिए, इस बार कांग्रेस बिल्कुल आपने जो नंबर गिना है ना उसको कहीं ज्यादा ऊपर जाएगी। बात दूसरी है कि जो आपने एक सवाल किया था ना यहाँ पे अभी शुरुआत में कि पुलिस प्रशासन एंड ऑल, देखिए चोर का काम होता है चोरी करना और पुलिस प्रशासन उसको रोकता है। तो भाजपा का काम है चोरी करना। जहां सफल हो जाते हैं यहाँ सरकार बना लेते हैं, यहाँ जोड़ तोड़ कर लेते हैं। जहां शासन और प्रशासन मिलके, पुलिस और महकमा मिलके इनको रोक देता है, वहां इनकी सरकार नहीं बन पाती। जैसे कर्नाटक में हुआ, जैसे हिमाचल में हुआ। तो बात है जहां ईमानदारी के साथ ये तो कुछ नियम के खिलाफ है दीपक झा, क्योंकि जहां आप जीत जाए वहां जनता जीती है और जहां पर आप हार जाए वहां पर धांधली हुई है। धीरेन्द्र कुमार, आपकी क्लोजिंग टिप्पणी और आपका आंकड़ा। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी बिहार में हैं। हम बिहार में उनका स्वागत करते हैं और कल से बिहार में मैं देख रहा हूं कि जो उनके प्रति एक लहर है एनडीए के प्रति, वो आज वोट के रूप में परिणित हो रहा है। हाजीपुर में भी है और आज जो चुनाव हो रहा है सबकी सभी सारी सीटें हमारे पास पहले से थी, आज बड़े मार्जिन से हम उसको रिपीट करने के लिए जा रहे हैं। और अभी समाजवादी पार्टी को सुन रहे थे, अखिलेश जी कह रहे हैं कि वोटरों को रोका जा रहा है। अरे पूरे आपके पास वोटर होगा तब तो रोका जाएगा, आपके वोट देने वाले लोग हैं नहीं और आरोप लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में भी हमारी सारी आज जो होने वाली चुनाव वाली सीटें हैं वो सब हम जीत रहे हैं और इनके कहने के लिए कुछ नहीं, इसलिए अभी से ही आरोप लगाना चालू कर दिए हैं। पूरे देश में आज हम लोगों के प्रति एक आकर्षण, प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास बना हुआ है। चलिए, तो इसी टिप्पणी के साथ में देखना होगा कि किसके प्रति आकर्षण है और किसके प्रति विकर्षण है। ये तो मतदान के साथ जनता साफ कर देगी, साथ ही जिसके नतीजे 4 जून को साफ हो जाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें भी हम प्रधानमंत्री की लगातार आपको दिखा रहे हैं, जो पटना साहिब में इस समय जो है प्रसाद बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं।